नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, कृषि के मुख्य आदानों में रासायनिक उर्वरकों की चर्चा सबसे पहले होती है, क्योंकि इन्हीं उर्वरकों से पौधे पोषक तत्व लेते हैं। लिहाजा किसान इन बात को ध्यान में रखते हुए बाजार से उर्वरकों की खरीदी बड़े पैमाने पर करते हैं और इसी के चलते अधिक लाभ के चक्कर में दुकानदार इन उर्वरकों में मिलावट करके बेचते हैं। ऐसे में मिलावटी उर्वरकों की खरीद से बचने के लिए आपको उर्वरक खरीदते समय इसकी शुद्धता की जांच जरूर करनी चाहिए। आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह से। आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे कि जो रसायन हैं, जो खाद हैं, खाद खरीदते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए और उनको जो है हम अपने लेवल पर या किसान भाई कैसे जो है उसको जो है परीक्षण कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि इस समय जब खाद का सीजन आता है तो अभी से किसान भाई अपना जो है खाद की व्यवस्था करना शुरू कर दें। जैसे यूरिया है आपका, तो यूरिया की हम अगर पहचान करना चाहें तो यूरिया को अगर हम पानी में डालते हैं तो ठंडक महसूस होती है। अगर उसमें हम जैसे ही उंगली दबा डालेंगे तो ठंडक महसूस होगी। अगर वो ठंडा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ बचता। दूसरा हमारा जो उर्वरक है वो डीएपी, जो डाई अमोनियम फास्फेट आता है, और इसका जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का ये मुख्य रूप से इसका प्रयोग करते हैं डीएपी का। तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर क्योंकि ये महंगा भी पड़ता है, तो इसमें इसकी जो पहचान हमको करनी है कि एक तो ये दानेदार होता है और इसके जो दाने रहते हैं वो गोल रहते हैं और काले भूरे रंग के रहते हैं और कुछ बादामी रंग लिए हुए। दूसरा इसको जो इसकी जो हम पहचान अगर करें तो हम देखेंगे कि इसको अगर तवे पे रखते हैं तो इसका जो है फूला बन जाता है। इसका मतलब तवे पे रखने पे अगर फूला बनता है तो ये अपना शुद्ध है। तो इसकी जो डीएपी की पहचान हम इस तरह से कर सकते हैं। तीसरा इसमें पोटास आता है, तो पोटास भी हमारा जो है मुख्य पोषक तत्व है और इसकी जो है जहाँ जिन क्षेत्रों में कमी है वहाँ इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसकी कमी की वजह से हमारे दाने जो है हल्के रह जाते हैं और कीड़े बीमारियों का असर भी होता है। ये प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। मिश्रण होता है। शुद्ध म्यूरेट ऑफ पोटाश के दाने नम करने पर आपस में चिपकते नहीं हैं। शुद्ध म्यूरेट ऑफ पोटाश यदि पानी में घोला जाए तब खाद का लाल भाग पानी के ऊपर तैरता है। और तीसरा जिंक सल्फेट है। देखिए, जिंक सल्फेट में हम मैग्नीशियम सल्फेट की मिलावट होती है, तो हम देखते हैं कि जब जिंक सल्फेट को अगर हम जो है डीएपी के साथ मिलाएं
तो आप देखेंगे उसमें जो है थक्का सा जम जाएगा, तो इसका मतलब जो है वो हमारा शुद्ध है, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं मिला हुआ है। तो इस तरह से हम जिंक सल्फेट की भी पहचान जो है हम कर सकते हैं। आप जो है इस तरह से ये आप अपने स्तर पर ये पहचान कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें जो खाद है आपको ये भी देखना है, क्योंकि उस पर पैकिंग की डेट भी पड़ी रहती है और उसमें अवसान तिथि जो एक्सपायरी डेट होती है वो भी पड़ी रहती है। तो वैसे जो जितने भी डीएपी, यूरिया, पोटास हैं इसमें एक्सपायरी का झंझट नहीं रहता है, लेकिन जिंक सल्फेट है या अन्य जो हमारे जो आजकल बायो फर्टिलाइज़र हैं या अन्य जो उर्वरक आ रहे हैं उनमें जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट और जो है कब तक हम प्रयोग कर सकते हैं उसको, वो दोनों डेटें उस पर रहती हैं। तो जब भी आप बिल लें तो उस पर भी आपका बैच नंबर भी होना चाहिए, क्योंकि बैच नंबर अगर उस पर मेंशन किया गया है तो फिर वो आपको गलत चीज़ नहीं दे सकते। तो आप इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से जो आप पैसा खेती में लगा रहे हैं उसका पूरा लाभ आपको जो है मिलेगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, मछली पालन की असीम संभावनाएं हैं और कई किसान इससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अगर किसान मछली पालन के साथ अन्य कृषि सह व्यवसायों को अपनाएं तो इससे और अधिक आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एकीकृत मछली पालन के बारे में। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। एक्चुअली समन्वित कृषि जो माना जाता है, जिसमें कि अलग अलग कंपोनेंट का खेती से रिलेटेड मतलब मछली से रिलेटेड अलग अलग कंपोनेंट को एक साथ फार्मिंग करने को समन्वित कृषि कहते हैं। खासकर मत्स्य आधारित जो समन्वित कृषि होती है, इसमें मत्स्य पालन के साथ साथ मुर्गी पालन, बत्तख पालन, गौ पालन, सुअर पालन सभी को एक साथ मछली पालन के साथ साथ करना होता है। अगर उससे करते हैं तो फायदा इसमें अनेक हैं, और अनेक का बोला जाए तो इसमें होता है क्या कि एक कंपोनेंट का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो दूसरे कंपोनेंट के लिए यूजफुल हो जाता है, जिसके कारण कि एक तरह से वेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाता है। जो आपका वेस्ट निकल रहा है उसको कहीं कुछ फेंकने की जरूरत नहीं है, बाहर नहीं जाता है, उसको आप दूसरे कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका रिस्क कम हो जाता है कि अगर हमको किसी एक कंपोनेंट से किसी तरह की बीमारी हो गई या किसी तरह की प्राकृतिक आपदा के कारण हम उस कंपोनेंट का जो आउटपुट है वो हम नहीं ले पाते हैं, तो लेकिन दूसरा कंपोनेंट जो हमारे पास है वो हमें सहायता करता है कि कंपनसेट करने के लिए दूसरे कंपोनेंट से जिससे कि हमको हानि हो रही है। इसलिए समन्वित कृषि आज के समय की भी मांग है। अगर प्रदेश के किसान धान की खेती के साथ मछली पालन करें तो निश्चित ही सीमांत और लघु किसानों की रोजी रोटी का पुख्ता इंतजाम हो सकता है। धान संग मछली उत्पादन करके किसान अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। धान सह मछली पालन का चुनाव करते समय इसका ख्याल रखना चाहिए कि भूमि में ज्यादा से ज्यादा पानी रोकने की क्षमता होनी चाहिए, सिंचाई के साधन मौजूद होने चाहिए। इस प्रकार की खेती सीमांत एवं लघु किसानों की आर्थिक उन्नति और प्रगति में विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध हो सकती है। और साथ ही साथ इसमें मत्स्य आधारित जो मत्स्य पालन है, इसमें सबसे अच्छा जो कंपोनेंट माना जाता है वो है बतख पालन का। बतख पालन से क्या होता है कि बतख जब तालाब में रहती हैं तो उनके जो चलने के कारण पैर के जो मोशन होते हैं उसके कारण तालाब में एरेशन होते रहता है, जिसके कारण कि ऑक्सीजन की मात्रा तालाब में बढ़ जाती है। तो मछली का ग्रोथ जो कि ऑक्सीजन और खाना इस दोनों पर डिपेंड करता है, उसमें मछली के ग्रोथ में जो ऑक्सीजन बढ़ती है बत्तख के कारण, उसके कारण उसके बहुत फायदा होता है। तो इस कारण से बत्तख पालन और मछली पालन इन दोनों का समन्वित कृषि जो है वो बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। मछली सह बतख पालन से प्रति हेक्टेयर हर वर्ष 2500 से 3000 किलोग्राम मछली, 15,000 से 18,000 अंडे तथा 500 से 600 किलोग्राम बतख के मांस का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की मछली पालन में न तो जल क्षेत्र में कोई खाद उर्वरक डालने की आवश्यकता है और न ही मछलियों को पूरक आहार देने की जरूरत। मछली पालन पर लगने वाली लागत 40 से 60% कम हो जाती है।
इसके साथ साथ मुर्गा पालन में मुर्गा का जो बीट्स होता है, जो उसका फिकल बिटर होता है, उसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छे से मात्रा में मिलती है। तो अगर मुर्गे के जो बीट्स होते हैं, जो फिकल बिटर है, उसको हम लोग यूज करें अगर अपने तालाब में, मछली के तालाब में, उससे हमें प्राकृतिक भोजन जो मछली को मिलती है उसका उत्पादन बहुत ही अच्छे से, अच्छा तरीके से होता है, ज्यादा होता है, तो मछलियों को खाने में दिक्कत नहीं होती है। मछली पालन के साथ मुर्गी पालन व्यवसाय लाभप्रद है। इस तकनीक के अंतर्गत मुर्गी की पोल्ट्री लीटर, विष्ठायुक्त भूसा मछली पालन पोखर में खाद के रूप में डाला जाता है। इस प्रकार के मत्स्य पालन में ना तो जल क्षेत्र में कोई अलग से खाद डालने की आवश्यकता पड़ती है और ना ही पूरक आहार देने की जरूरत। मुर्गी सह मछली पालन से प्रति हेक्टेयर हर साल लगभग 2000 से 2500 किलोग्राम मछली, 60,000 से 72,000 तक अंडे तथा 550 से 600 किलोग्राम मुर्गी का मांस प्राप्त होता है। तीसरा चीज है जो कि पुराने जमाने से चली आ रही है, गाय के साथ। गाय का गोबर हम लोग तालाब में यूज करते हैं प्राकृतिक भोजन के लिए। यहाँ पर भी हम लोग गाय के साथ मत्स्य पालन करें तो ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता है। इसके साथ साथ खेती के भी अलग अलग कंपोनेंट हैं जिसको कि हम मत्स्य पालन के साथ यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छा माना जाता है एक है केला का। केला का फार्मिंग अगर हम जैसे ही मत्स्य पालन के जो डाइक है, जो बांध है, उस पर अगर हम करते हैं तो उससे हमारे केले के जो पौधे हैं वो ज्यादा मजबूत, ज्यादा तंदुरुस्त, ज्यादा फलदायक होते हैं और साथ ही हमारा बांध का जो यूज होता है वो अच्छे से हो सकता है। इसके साथ साथ पपीता भी एक अच्छा कंपोनेंट माना जाता है जिसको कि कर सकते हैं। साथ ही माना जाता है कि जो तालाब का जो स्लोप होता है, उस स्लोप पर लत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, उस लत्तेदार सब्जियां का पालन कर सकते हैं। और दूसरे जो बाहर वाले जो स्लोप होते हैं वहां पर हम लोग अरहर की खेती करते हैं, तो और बीच वाले बांध पर किसी फलदायक पेड़ की, जिसमें कि फल है, केला है, पपीता है, इसकी खेती। तो इस तरह से अगर हम सब सारे जगह का उपयोग, एक एक जगह जो हमारे तालाब के जो बचे हुए उपयोग जगह हैं उसको उपयोग करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा, किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। इसी मछली पालन के साथ अन्य व्यवसाय जैसे बकरी पालन, सूकर पालन, पशुपालन, खरगोश पालन आदि किया जा सकता है। साथ ही खेत की मेड़ों पर पुष्पों, फलदार पौधों, वानिकी वृक्षों को लगाकर भी अधिक आमदनी कमाई जा सकती है। अगर एकीकृत मछली पालन के लाभ के बारे में बात करें तो लागत में कमी आती है, जोखिम कम रहता है, कम जगह में उत्पादन ज्यादा मिलता है, अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने का जरिया मिल जाता है। आप भी एकीकृत मछली पालन करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि राज्य मौसम विभाग जयपुर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर श्री गंगानगर में आगामी 5 दिनों के दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान परिवर्तनशील दिशा से हल्की गति की हवाएं चलने की संभावना है। नरमा कपास के खेत में खरपतवार न पनपने दें। इसके लिए पहली निराई गुड़ाई सिंचाई के बाद बत्तर आने पर कोसिए से करें तथा इसके बाद एक और निराई गुड़ाई त्रिफाली से करें। यदि बीटी नरमा कपास में सफेद मक्खी दिखाई दे तो खेतों का नियमित निरीक्षण करें और आर्थिक हानि स्तर 8 से 12 सफेद मक्खी पत्ती की स्थिति में नीम आधारित निम्बेसिडिन 5 मिलीलीटर और तरल साबुन की 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर कीटनाशकों का छिड़काव करें। गन्ने की फसल में पानी की उपलब्धता होने पर 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई लगावें। फसल को दीमक के प्रकोप से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 125 मिलीलीटर अथवा क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC 1.25 लीटर प्रति बीघा की दर से सिंचाई पानी के साथ देवें। फसल में अगर अगेता, तना छेदक या जड़ छेदक का प्रकोप दिखाई देवे तो फ्यूराडॉन 3% कण 6 किलो प्रति बीघा या फॉरेट 10% कण 4 किलो प्रति बीघा की दर से गोभी में डालें। इस प्रक्रिया को 40 से 50 दिन पर दोहरावें। जुलाई का प्रथम पखवाड़ा मूंग की बिजाई के लिए सबसे उपयुक्त है।
बुआई हेतु सिफारिश की गई किस्मों के उन्नत बीज गंगा 1, जमुनोत्री, SML 668, सत्या एवं IPM 2-3 इत्यादि का प्रयोग करें। ग्वार की बिजाई का समय चल रहा है। बिजाई के लिए RGC 936, RGC 986, RGC 1002, HG 365, HG 563, HG 220 आदि किस्मों का प्रमाणित बीज प्रयोग करें। बीज दर 4-5 किलो प्रति बीघा रखें तथा कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बिजाई के समय 5 किलोग्राम नाइट्रोजन व 8 से 10 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा बुआई से पूर्व डालें। बारानी ग्वार में फास्फोरस की मात्रा अधिक प्रयोग करें। किन्नू के बाग जो बूंद बूंद सिंचाई पर लगे हैं उनमें 1 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। जिन किसान भाइयों को किन्नू के नए बाग लगाने हैं उन्हें इस महीने इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सबसे प्रथम बाग लगाने वाले खेतों की मिट्टी की जांच करा लें तथा मिट्टी उपयुक्त पाए जाने पर पौधे लगाने के लिए 6 गुणा 6 मीटर पर 1 गुणा 1 मीटर आकार के गड्ढे खोदकर उसमें प्रति गड्ढे के हिसाब से 50 से 60 किलो गोबर की खाद तथा 1 किलो सुपर फास्फेट, 75 से 100 ग्राम क्यूनाल फॉस, 1.5% चूर्ण गड्ढों की मिट्टी में डालकर भर देना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव लुहरा, जिला श्री गंगानगर के अखिलेश कुमार ने। आपने टिड्डियों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो हो जाइए सावधान। टिड्डी दल होता है किसानों के लिए बेहद खतरनाक। इस दुश्मन का अगला पड़ाव हो सकता है आपका खेत। फसलों और पेड़ों को कुछ ही समय में कर देता है तबाह। दरअसल पाकिस्तान की ओर से भारत में घुसपैठ करने वाला टिड्डी दल इन दिनों राजस्थान से होते हुए देश के अन्य राज्यों में अपना आतंक मचा रहा है। पिछले दिनों राजस्थान से सटे हुए मध्य प्रदेश के कई जिलों में टिड्डी दल ने भारी तबाही मचाई है। दिन प्रतिदिन ये दायरा बढ़कर अन्य राज्यों में पहुंच रहा है। अभी खरीफ फसल की बुआई शुरू भी नहीं हुई, लेकिन टिड्डी के आतंक का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कई राज्यों में बाबुल एवं अन्य पेड़ों को चंद मिनटों में खत्म कर दे रहे हैं। इनके प्रकोप के प्रति सतर्क रहना होगा। इनका प्रकोप होने पर तुरंत कृषि विभाग को सूचित करें। वैसे कृषि विभाग की फील्ड टीम टिड्डी दल की उपस्थिति को लेकर लगातार ट्रैकिंग करती है। रात के समय टिड्डियां जहां भी सेटल होती है उसकी खबर शासन की लोकस टीम तक पहुंचाई जाती है, जिससे सुबह के समय टिड्डियों के ऊपर दवा का छिड़काव किया जा सके। इस अवधि में किसान अपने स्तर पर बताए जा रहे उपायों से टिड्डी दल से हो रहे नुकसान को कम कर सकते हैं। फिर 20 से 40 मिलीलीटर नीम से तैयार कीटनाशक को 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से टिड्डी फसलों को नहीं खा पाते। अगर फसलों में इनका प्रकोप हो जाए तब टिड्डी दल को भगाने के लिए थालियां, ढोल, नगाड़े, लाउडस्पीकर या दूसरी चीजों के माध्यम से शोरगुल करें, जिससे वे आवाज सुनकर खेत से भाग जाती हैं। खेतों के बीच गहरी खाइयां खोद दें, इससे कीट इन खाइयों में इकट्ठा होने लगते हैं। ऐसा होने पर खाइयों को मिट्टी से ढक दें। शाम के समय लकड़ी पर बल्ब या लाइट लगाकर उसके नीचे बड़ी सी नाद में पानी भरकर उसमें मिट्टी का तेल डाल दें, जिससे टिड्डियां लाइट की तरफ आते ही केरोसिन मिश्रित पानी में घिरकर मर जाएं। टिड्डी ने जिस स्थान पर अपने अंडे दिए हों, वहां 25 किलोग्राम मेलाथियान क्विनालफॉस का छिड़काव प्रति हेक्टेयर की दर से करें। टिड्डी दल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए 100 किलोग्राम धान की भूसी को 0.5 किलोग्राम फेनिट्रोथियोन और 5 किलोग्राम गुड़ के साथ मिलाकर खेत में डाल दें। इसके जहर से टिड्डियां मर जाती है। टिड्डी दल के खेत की फसल पर बैठने पर उस पर 5% मेलाथियान या 1.5% क्विनालफॉस का भुरकाव करें। टिड्डी दल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्लोरपाइरिफॉस 20% या 1 लीटर दवा को 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में छिड़काव करें। टिड्डी दल सवेरे 10 बजे के बाद ही अपना डेरा बदलता है।
इसलिए छिड़काव सुबह 3 बजे से लेकर 9 बजे के बीच करें। फसल कट जाने के बाद खेत की गहरी जुताई करें, इससे इनके अंडे नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों, सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि जब तक कृषि विभाग का टिड्डी उन्मूलन विभाग टिड्डी दल प्रभावित स्थल पर पहुंचता है, तब तक ये अपना ठिकाना बदल चुका होता है। ऐसे में टिड्डी दल से संबंधित पर्याप्त जानकारी और उससे संबंधित रोकथाम के उपायों को अमल में लाना ही एकमात्र विकल्प है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।